यहाँ तुम्हारा बदन तप कर झुलस भी सकता है और तुम अपने लिए एक नई जिंदगी तख्लीक कर सकते हो। मुझे यकीन है मेरे पास लाने से कबल मेरे आदमियों ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया होगा। मुझे झूठ, गलती और हमाकत से नफरत है, उनकी सजाएं मेरे यहाँ बहुत शदीद है। मैं अपने इलाके में दूसरे इलाके के अफराद की आमद पसंद नहीं करता, लेकिन तुम इससे मस्तस्ना हो क्योंकि तुम खुद नहीं आए हो। इसके सख्त लहजे से मुझे बेहदिया लजन हुई। ये बड़ बोला शख्स मुझे किसी तौर अच्छा नहीं लगा। कोई और मौका होता तो मैं इससे निमटने की कोशिश करता, इसके लिए मेरे दिल में एक कीना पैदा हो गया। ये हिकारत और नफरत का लहजा इसके लिए तकब्बुर और बेरहमी का गम्माज़ था। मैंने तुम्हारी इताअत का फैसला कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे किसी किस्म की शिकायत ना हो। मैंने बेपरवाही से कहा। यहाँ आने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बढ़िया मुझे कुन सख्त मरहलों से गुजरना होगा। पहले ही दिन जुज़्ज़े तोरी के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की जो पजीराई हुई और इसे देवताओं के जाम के सवा हर चीज़ से महरूम रखा गया, इसे भूखा रखा गया। इस अमर ने मुझे एहसास दिला दिया है कि मेरे आने वाले दिन कितने अज़ियतनाक होंगे। मैंने शिकायत कहा, ये आगाज़ है। जज़ीरा तोरी के अजनबी सरदार मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे की रौनक में कई गना इजाफा हो गया। वो खूनी नज़रों से मेरी तरफ घूरता रहा, जैसे अभी अभी मुझे जिंदा हज़म कर लेगा। फिर अचानक इसने अपने दाएं हाथ का अंगूठा एक खास अंदाज से बुलंद किया। दूसरे ही लम्हे एक जवान शगुफ्ता गिरज बदन लड़की तेज तेज कदम अलिफाटे अति कमरे में दाखिल हुई। इसने अपने हाथों में एक थाल अलिफाटे रखा था। थाल में जो शय मौजूद थी इसे बड़े बड़े पत्तों से ढांप दिया गया था। लड़की लोकासा के करीब पहुंचकर कोर्निश के अंदाज में जरसी खम हुई, फिर खामोशी से 2 कदम हटकर लोकासा के बाएं हाथ की जानिब खड़ी हो गई। तुम भूखे हो जाबिर बिन यूसुफ, इसने कहकहा लगाकर कहा, मगर तुम किसी रियायत की तवक्को मत करना। तुम्हारी हैसियत यहाँ मेहमान की नहीं है। मैं अपनी भूख पर काबू रखना जानता हूँ। मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया। इसने मेरी चर्ब जबानी पर घोर कर मुझे देखा और जहर खंद से बोला, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने बतौर खास तुम्हारे लिए अलबगौ का तोहफा महफूज रखा है। अलबगौ क्या है? ये इन नाफरमानों और कजरू लोगों का नाम है जो किसी हुक्म की तामील में नाकाम हो जाते हैं। ये इन लोगों का लजीज गोश्त है जो जजीरा बागुमान से फरार हासिल करके करीबी इलाके में घुस जाते हैं। जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो उनका लजीज गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। इस गोश्त का जायका सबसे मुख्तलिफ होता है। निहायत लजीज। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो वो गरज कर बोला, नहीं, जब तक मैं बोलता रहूं तुम्हें जुबान हिलाने की इजाज़त नहीं है। तुमने अपनी महज़िब दुनिया और जजीरा तोरी में आला दर्जे की ग़िज़ाएं खाई होंगी, लेकिन लक़ का जायका और उसका जायका तुम इसे नहीं भूलोगे। तुम्हारी इश्तिहा भी शदीद है। मैं तुम्हें दावत देता हूँ। लुकासा ने अपना बयान ख़त्म करके इशारा किया। लड़की एक बार फिर एहतरामन खम हुई, फिर इसने थाल पर से पत्ते हटा दिए। मुझे झरझरी आ गई। थाल में इंसानी जिस्म का गोश्त टुकड़ों की शक्ल में मौजूद था। मेरा जी अलिफाल्टनी लगा और उबकाई आने लगी। मैं अभी आने वाले लहात के बारे में सोच ही रहा था कि लड़की ने गोश्त का एक लोथड़ा थाल से निकालकर मेरी जानिब इस तरह फेंका जैसे किसी भूखे कुत्ते के आगे बूटी का टुकड़ा फेंका हो। मैं एहतजाज करना चाहता था, लेकिन लुकासा ने इसकी मोहलत नहीं दी। वो बेरहमी से बोला, अलबगौ की तरफ से मुंह फेरने वाला लीफो जैसा मुजरिम होता है, आगे बढ़ो और इस नायाब तोहफे की सादत समेटो। मेरे लिए मफिर की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने जबरो कहरा गोश्त का वो लोथड़ा उठाया जिसके अंदर से बड़ी कराहत आमेज बो फूट रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी ले मेरा दम घट जाएगा। एक तो इंसानी गोश्त और फिर ये कुफिन। इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जहाज की तबाही के बाद लाइफ बूट के तवील सफ़र के दौरान भूख से मजबूर होकर तो मुगा ने एक शरीक सफ़र यहूदी को कत्ल करके इसका कच्चा गोश्त खाया था। तो मुगा की देखा देखी दूसरे मुसाफिरों के साथ में भी यहूदी के जिस्म की बोटियां नोच कर खाने पर मजबूर हो गया था। सिर्फ सरीता और केसरंगा इस जुर्म से महफूज रहे थे। इस वक्त जिंदगी बचाने का मसला दरपेश था, लेकिन इस वक्त खाली मैदा होने के बावजूद इंसानी गोश्त चुपना मेरे बस की बात नहीं थी। लोकासा से मेरी पहली मुलाकात ही नफरत वाकरा से शुरू हुई थी। मेरा उनकारा से मेरे खिलाफ कोई भी फैसला करने पर उकसा सकता था, और क्या अजब था कि लोकासा के हुक्म की नाफरमानी मुझे बागी करार देने का सबब बन जाती और एक दिन मुझे भी लिपखौ की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता।
मेरे दिल की हालत नाकाबिल बयान थी। लोकासा बहुत इन्हिमाक से मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। गोश्त के ताफुन से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। दिल चाहा कि लोकासा के मुंह पर मार कर वहां से भाग निकलूं। ये जिंदगी की कैसी आरजू थी जो इंसानों के मुताफिन गोश्त के इस्तेमाल पर मुनहसर थी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, जाबिर ये यूसुफ, तुम इंसान कहाँ रहे हो? ये तुम्हारा हुलिया, ये बरहनगी जिस्म पर ये नक्श व निगार, ये बड़े हुए बाल, तुमने इसी इलाके में इंसानी खून पिया, तुमने अपने दोस्त का कच्चा गोश्त खाया, तुम वहशी हो, तुम एक जानवर हो। फिर ये अखरा क्यों अलिफाटे ये पार्चा और अपने मैदे को दरिंदों की ग़िज़ा का आदि बनूलू। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुंह की जानिब बढ़ने लगा। मुझे ये बयान करते हुए शर्म आती है कि मैं जमाल वरानाई का जो आलताफ़त व नज़ाकत का इल्म बरदार हुसैन, औरतों के लम्स से ख्याल आराइयाँ करने वाला शख्स में मैंने वो ग़िज़ा इस्तेमाल की। मेरा ज़हन मुझसे बिछड़ गया। मैंने नाक बंद की और बड़ी सूरत के साथ लीफो अपने मुंह में रख लिया। वो बर्दाश्त का इम्तिहान था। गोश्त मुंह में रखने के बाद इतना कसीफ नहीं था जितना बाहर से मालूम होता था, मगर मेरा ख्याल है मुझे ये जिक्र छोड़ देना चाहिए। लोकासा के चेहरे पर तीर था। वो मुझे ताज्जुब खेज नज़रों से देख रहा था। इसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। मैंने वो पूरा टुकड़ा हज़म कर लिया और मुस्करा कर कहा, मुक़द्दस लोकासा ने सच कहा था। लुक़ौ के जायके ने मुझे एक नई लज्जत से रूशनास कराया है। मैं इस मुक़द्दस तोहफे के लिए लोकासा का शुक्रगुजार हूँ। लोकासा ने जवाब देने के बजाय हाथ उठाकर दोबारा इशारा किया। लोकासा का इशारा मिलते ही लड़की ने थाल से गोश्त के 2 और टुकड़े मेरी जानिब अलिफा चल दिए। जब एक टुकड़ा खा लिया था तो दूसरे में किया था। मैंने उन्हें अपने पेट के जहन्नम की नज़र कर दिया। लोकासा की आंखें फर्त हैरत से खिली हुई थीं। इसने लड़की को बाहर जाने का हुक्म दिया। कमरे में जब हम दोनों तन्हा रह गए तो लोकासा ने अपनी हैरतों पर काबू पाते हुए इसी तुंद व तल्ख लहजे में मुझे मुखातिब किया, तुम्हारी खुद एतमादी और बर्दाश्त कोई नई बात नहीं, मगर ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जजीरा तोरी के क़याम के दौरान तुमने वो इलाका पूरे तौर पर कबूल करने की जो कोशिश की है वो तुम्हें कुछ दिनों और जिंदा रखेगी, लेकिन जुज़रे बागुमान जजीरा तोरी से मुख्तलिफ है। यहाँ वही शख्स कदम जमा सकता है जिसके जिस्म पर बेशुमार आंखें हों, इसकी रहमतें साया गुस्तर हैं, इसकी चाहत दिल में जागुज़ी रहे। मैंने एतमाद से कहा, मैं ये सब कुछ इसकी नज़र में अपने लिए कोई रियायत पैदा करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी रियाजत रायगा नहीं जाएगी। फिर मैंने दिल में कहा, अगर यही इसके कुर्ब का मकसूद है तो यही सही। अगर यही मकसूद ज़िंदगी है तो फिर अपनी गर्दन खम कर देनी चाहिए। बाज़ औक़ात तालिब को इसका मकसूद ज़िंदगी में नहीं मिलता। जजीरा बागुमान पर तरबियत की मुद्दत बड़ी तवील भी हो सकती है। इसने नफ़रत से कहा, मुक़द्दस लोकासा, अगर तुम ये मजती हो कि तुम मुझे आने वाली आज़माइशों और वक्त का खौफ दिलाकर मेरे हक़ में कोई मुफीद काम कर रहे हो तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे तरबियत के जुमला को अलिफ से मतला करो। मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने दिलेरी से कहा। कवाइफ, लोकासा ने मुझे झिड़क दिया, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? ये दिलेरी नहीं, गुस्ताखी है। ये दुनिया वो नहीं है जहां से तुम आए हो। ये सारा इलाका इम्तिहान गाह है। हर वक्त एक आजमाइश है, हर पिल एक इम्तिहान है। इसका इन्हिसार मुझ पर है कि मैं किस वक्त तुम्हारे लिए क्या हुक्म देता हूं। मुझे गुस्ताख लोग नापसंद हैं। वो आदमी नहीं, जानवर था। वो बोलता था तो किसी दरिंदे की खू नजर आती थी। वो जरा जर इसी बात पर बरहम हो जाता और इश्तियाल में देर तक बहकता रहता। इसने मुझे कई बार मुश्तइल कर दिया। इसकी गर्दन दबोचने के लिए मेरे हाथों में कसमसाहट हुई, लेकिन मैंने अपने पीर जमीन पर जमा लिए और अपना वजूद फरामोश कर दिया। इसकी कीना तो ज़े और हिकारत आमेज़ नज़रें मेरे जिस्म का तवाइफ करती रही। मेरी खामोशी पर इसने बिरहमी से कहा, तुम्हें गालिबन जुज़्ज़े बागुमान और उसके नाजिम आला के मर्तबे के मुतालिक तफसील से आगाह नहीं किया गया। मुझे यहाँ के असरार से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तन आकर कहा। लोकासा का चेहरा और गज़बनाक हो गया। इसकी निगाहें खून बरसा रही थीं। ए शख्स, आज तक लोकासा से आंखें मिलाने की जुर्रत किसी को नहीं हुई। लोग उसका नाम सुनकर लरज़ उठते हैं, रूहें रास्ता बदल देती हैं। शायद मुक़द्दस नाजिम आला को गलत फहमी हो गई है। मैं इसकी तौहीन की जुर्रत नहीं कर सकता।
शायद ऐसा महसूस होता है कि मुक़द्दस लुकास को जज़ीरा बागुमान पर मेरी आमद से कोई खुशी नहीं हुई। मैं अपने जुमलों में नरमी पैदा करने की कोशिश में नाकाम रहा। वो और बराफ़रोख्ता हो गया। लुकासा को गलतफहमी, लुकासा की तौहीन, लुकासा की नाराज़ी। क्या तुम्हारी ज़ुबान खींच ली जाए? क्या तुम्हारे मुंह में आग भर दी जाए? इसे नाहंजार मशख्स, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लोकसा ने तैश में कहा। वक्त बताएगा कि तूने अपनी जुबान दराज करके अरसा हयात अपने ऊपर तंग कर लिया है। लुकासा पर तंज ओ लुकासा की तौहीन। वो तिलमिला कर जमीन पर पीर मारने लगा। यकीनन मुझसे गुस्ताखियां हो गई है। मैं अपने मतमा नज़र की तरसील मुनासिब अल्फाज में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लुकासा की अजीम ज़ात का इरफान मुझे रफ्ता रफ्ता हो रहा है। मुझे कोई हुक्म दिया जाए। मैंने नरमी से कहा। इसे सर्द करने में देर लगी। मैंने वहां गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आखिर इसने मुझे हुक्म दिया कि 2 दिन बाद कसर लोरीमा में जो शानदार जश्न मुनक्किद होने वाला है, मैं इसमें शिरकत करूं, लोरीमा के सामने इताअत गुजारी का अहद करूं। लोरीमा जो इस इलाके में एक अजीम देवी की हैसियत से जानी जाती है। हर अहद में देवी की तर्जुमान एक दोशीज़ा होती है, जो देवी का पर तो कहलाती है। इसे देवी की जानिशीन समझकर जज़ीरा बागुमान का हर शख्स इसकी इबादत और इताअत अपना फ़र्ज समझता है। लुकासा एक सरदार की हैसियत से फ़ाल रहता है और जज़ीरे पर इसका कुल्ली तसर्रुफ़ रहता है। लोरीमा देवी सरदार नामज़द करती है और फिर खुद इसी से वाबस्ता हो जाती है, लेकिन लोरीमा की हैसियत इससे मुतासिर नहीं होती। वो जज़ीरे में सबसे मोहतरम और अफजल रहती है। मुझे लुकासा ने सरसरी तौर पर लोरीमा के मुक़द्दस और उसकी अज़मत के बारे में बताया। लुकासा की उखड़ी उखड़ी गुफ्तगू से मैंने जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि वो अपने मौजूदा उहदे से कुल्ली तौर पर मुतमईन नहीं है। यकीनन लुकासा अपनी गैर मामूली जुरत और शुजाअत, अहलियत और सलाहियत के बाद ही जज़ीरे का सरदार मुंतखब हुआ होगा। मैं इससे बहुत से सवाल करना चाहता था, लेकिन मैंने इस मौके पर मज़ीद गुफ्तगू मुनासिब नहीं समझी। हाँ, लोरीमा को देखने का इश्तियाक मेरे दिल में पैदा हो गया। मैंने जश्न लोरीमा में शिरकत पर अपनी खुशी का इजहार किया तो लुकासा ने सख्ती से कहा, मैं कोई ऐसी बात पसंद नहीं करूंगा जो मुक़द्दस लोरीमा की शान के खिलाफ हो। मैं औरतों की कदर करता हूँ। मेरी खुश दिल्ली लूट आई। लेकिन मुक़द्दस लोरीमा कोई औरत नहीं है, वो देवी है। लुकासा का सर भी उसके सामने झुक जाता है। लुकासा ने तल्खी से कहा, वो मेरे लिए काबिल प्रस्तिश है। मैंने तेजी से कहा, इसका दीदार भी एक इम्तिहान है। वहां तुम्हें अपनी शुजात और जहानत के जौहर दिखाने का मौका दिया जाएगा। मुमकिन है कल ही फैसला हो जाए। बेहतर यही है कि तुम तकलीफों से बच जाओ। मैं समझता हूं मौत ज्यादा आसान तरीका है। लुसाका ने सरगोशी की। मैं समझा नहीं। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम जा सकते हो, लुकासा ने हिकारत से कहा। मैंने किसी ऐसी मशीन की तरह अमल किया जिसका कोई बटन दबा दिया गया हो। मैं लुकासा से और गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिला। इसका इशारा पाकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और चुपचाप वापसी के रास्ते पर हो लिया। रास्ते में अंधेरों ने फिर मेरा इहाता कर लिया। मैं रास्ता टूलता हुआ गार के दहाने से बाहर आ गया। बाहर सर खिली हुआ मैं सांस लेते ही मुझे मतली होने लगी और मैंने हल्क में हाथ डालकर तमाम गोश्त लूट दिया। जी को किसी कदर सुकून हुआ तो मैंने आगे बढ़ने का इरादा किया। मेरा कोई जादा नहीं था, मेरी कोई मंजिल नहीं थी। हर सौ अंधेरा था और कोई मेरा रहबर नहीं था। ताम व क़याम का मसला मुझे खुद हल करना था। मैं एक दरख्त के किनारे सताने बैठ गया और देर तक अपने ख्यालों में गुम रहा। गाहे गाहे रोशनी के जमा के मेरी नज़रें खीरा कर जाते थे। हर तरफ दरख्त थे, सिर्फ अंधेरों में बढ़ने वाले ये दरख्त और उनमें रहने वाले जानवर मेरे साथी थे। आबादी दूर कहीं बहुत दूर नजर आती थी। मैंने सोचा इस तरह हाथ पर हाथ धुरे बैठ रहने से क्या होगा। मैं नकाहत से खत्म हो जाऊंगा। मुझे अपनी ग़िज़ा हासिल करनी चाहिए, चाहे मुझे आबादी की तरफ जाना पड़े। ये कैसा इलाका है जहां मुझे कोई नहीं पूछता। वो मुझे कैद भी नहीं कर रहे हैं। कम अज़ कम ग़िज़ा और क़याम के बारे में बेफिक्र हो जाऊं। उन्होंने मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह छोड़ दिया है जो कोने खुदरों में अपनी ग़िज़ा सुंगतता फिरता है। फिर मुझे इस बंदर का ख्याल आया, पता नहीं इसे क्या मिला। मैं 6 दिन तक इस कमरे में बंद रहा था। लोरीमा का जश्न होने में 2 दिन रह गए थे और फरीसा ने मुझे बताया था कि जश्न 8 रोज़ में मुनक्किद होगा।
कमरे की स्याही में रात दिन की तमीज़ मुश्किल थी। 5 दिन 5 रातें में और बंदर भौंके रहे। ख्याल आते ही भूख और तेज हो गई। मैंने दरख्त टूलने शुरू किए कि शायद कोई फल मुझे मिल जाए, लेकिन वहां सब्ज पत्तों के सिवा कुछ नहीं था। मैंने मजबूर होकर इश्मार के सिखाए हुए कुछ अमल किए और जारा काका की खोपड़ी को एक खास समत में रखकर इससे रहनुमाई की दरख्वास्त की। इसी लम्हे माला से रोशनी की किरण फूटी और मैं बस्ती की तरफ चल दिया। माला की रोशनी ने बस्ती की समत इशारा किया था। मैं तेज तेज कदमों चलता हुआ बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती गुंजान थी और छोटी बड़ी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल दूर तक फैली हुई थी। इंसानी आवाज़ों की गूंज और चहल पहल ने मेरे ओसान बहाल किए। थोड़ी देर तक मैं झोंपड़ी की कतारों के साथ बिल खाते हुए रास्तों पर चलने लगा। कोई दिया कहीं टमा रहा था तो कहीं बच्चों के बन्ने रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आखिर एक निस्बतन साफ कुशादा और रोशन झोंपड़ी में मैं बेदरेग दाखिल हो गया। मेरे गिले में पड़ी हुई माला से रोशनी फूट रही थी, जिससे जारा काका की खोपड़ी नुमायां हो गई थी। अंदर पहुंचकर मुझे एक बूढ़ी औरत और उसकी नौजवान बेटी नजर आई। वो मेरी आमद से सहम गई। मैंने जजीरा तोरी की रस्म के मुताबिक उन्हें सलाम किया और उनसे कहा, मुझे खाना चाहिए। तुम कौन हो? नौजवान लड़की ने सरासीमा होकर पूछा। मैं एक भूखा आदमी हूं और इस जजीरे में अजनबी हूं। मैंने इंकिसार से कहा, तुम जंबी अजनबी? इसकी आंखें दहशत से फैल गईं। क्या इसने तुम्हें नहीं देखा? किसने? किसने? ए मासूम लड़की, तुम किससे खौफ ज़दा हो? वो अजनबियों को पसंद नहीं करता। तुम यहां से चले जाओ। कौन? मगर मैं यहाँ मुकद्दस अकुबला के हुक्म से भेजा गया हूँ। मुकद्दस अकुबला? मगर तुम्हें पहले इसके पास जाना चाहिए। गिर तुम्हारी मुराद मुकद्दस लोकासा है तो मैं इससे मिल चकूं। ए प्यारी लड़की, तुम बातें बाद में करना, मुझे शदीद भूख लगी है। मैंने बेचारगी से कहा, हम पर अजाब नाजिल होगा। हम तुम्हें इसकी इजाज़त के बगैर खाना नहीं दे सकते। बूढ़ी औरत पहली बार बोली। एक अजनबी शख्स जो भूखा है तुम्हारे दरवाजे पर आया है। मैं जजीरा बागुमान पर तरबियत के लिए भेजा गया हूं। अगर तुमने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। मैं जजीरा तोरी के एक कबीले का सरदार हूं। मैंने सख्ती से कहा, तुम एक मुअज़्ज़ज़ शख्स मालूम होते हो, लेकिन देवताओं के लिए हमें ऐसी बातों पर मजबूर ना करो। इसका हुक्म है कि नाफरमानों और अजनबियों के साथ कोई सलूक मत करो। वो अपने उसूलों का बड़ा सख्त है। बूढ़ी औरत ने इल्तिजा की, मुझे मालूम है, लेकिन मैं भूख की नकाहत में अब चल भी नहीं सकता। मुझे खाना चाहिए। मैं जबरदस्ती तुमसे छीन लूंगा, फिर तुम किसी इताब का शिकार ना होगी। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और मैंने पत्थर के बर्तनों पर कब्जा जमा लिया। इसने मेरा हाथ रोका। लड़की भी अपनी माँ की मदद को आ गई, लेकिन मैंने उन्हें धुतकार दिया और बेतहाशा मुन में आध गला गोश्त चबाने लगा। मैं उन्हें धमकियां दे रहा था कि मेरे गिले में जारा काका की खोपड़ी है और मैं पर असरार उलूम से किसी हद तक वाकिफ हूं। मेरी धमकियां कारगर हुईं। वो हम कर पीछे हिट गईं और मैंने उनसे बेनियाज होकर खूब सिर होकर खाया। उनकी हालत काबिल रहम थी। जिंदगी में ये पहला मौका था कि मैंने जबरना किसी दूसरे की ग़िज़ा खाई थी। पेट में ग़िज़ा पिंची तो मुझ पर नशा तारी हो गया और मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं किसी वक्त जागा। जब जागा तो अंधेरा मौजूद था। लड़की की माँ एक तरफ कोने में देखी हुई थी और लड़की उसके पहलू में खौफज़दा ही बैठी थी। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई की और बड़ी मुलायमत से लड़की का नाम पूछा। इसने झिझकते झिझकते अपना नाम नखरी बताया। मेरी आंखें ग़िज़ा और नींद से खिल गई थीं। पहली बार मैंने इसे गौर से देखा। वो जाजिब नज़र थी। हर जवान लड़की जाजिब नज़र होती है। चुनांचे मैंने इसे शीशे में उतारने के लिए अपने लिए में गुदाज और अपने अंदाज में वारोनगी पैदा कर ली। वो खामोश खामोश मेरी बातें सुनती रही और उसने मुझे ताव दिलाने की हद तक जवाब से ग्रेज किया। लेकिन वो एक गैर मुहज़्ज़िब इलाके की एक मासूम लड़की थी। वो और उसकी माँ कहाँ तक मेरे तर्ज़ अमल से मुतासिर ना हुई। उन पर लोकासा का खौफ तारी था। लोकासा कोई मकबूल और पसंदीदा शख्स नहीं मालूम होता था। मैंने यही कमज़ोरी पकड़कर उनसे गुफ्तगू छेड़ दी। आखिर मुझे चंद बातें पता चल गईं कि लोकासा हाल ही में सरदारी के मनसब पर फाइज हुआ है और उसने आते ही सख्त कवानीन नाफिज कर दिए। वो जिसे चाहता है कत्ल कर देता है। सारी बस्ती उसके नाम से लरसती है। इससे पहले इस्टाला जजीरे का सरदार था।
اسٹالا ایک دن جزیرے سے روپوش ہو گیا۔ لوکاسا سخت تربیت کے بعد اسٹالا کا نائب بن گیا تھا۔ دوسرے دن قصر لوریما سے ایک اعلان ہوا کہ اب اسٹالا کی جگہ لوکاسا سردار ہے۔ نکری سے میں نے جزیرے کے تمام لوگوں کے نام نہایت احترام سے لیے اور ایک بچے کی طرح کارآمد معلومات حاصل کی۔